तो वो अगर दुश्मन बनेगा तो क्या तो सिंपल में कोई हो ही नहीं सकता। क्या बताया मगर कोई वाला ग्रुप है उस केस में वो रिवर्स सिस्टमाइज है मसला की वजह से वो के ऊपर बोलते हैं ना असाइलम के टाइम में तो रिवर्स सिस्टमाइज है ना मसला की वजह से। तुम लोगों को और क्वेश्चन में नहीं लगा इसका पहले वाले में जो था वो न्यूमेरिकल्स काम से लेके सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर सकता है ये कर लेते जो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोअल्केन हाइड्रोजन सभी एक साथ चलेगा ये सारा चैप्टर ना हाइब्रिडाइज्ड इसमें ये बताया कभी भी अगर प्लासा वाला ग्रुप अगर है इस तरह का कार्बोटाइल है वो हाईली स्टेबल एवरेज गैस स्टेबल मोस्ट स्टेबल देन बेंजाइलिक ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे देखो साइलेंट के टाइम में भी सेम चीज CH3 C डबल बॉन्ड O लोन पे प्लस ये भी आपका जो प्लस के थ्रू रेजोनेंस सिस्टमाइज है कि नहीं इसलिए आपका हाईली स्टेबल हो जाएगा। सब क्या प्लासा के थ्रू रेजोनेंस सिस्टमाइज है इसलिए दे आर हाईली स्टेबल एज कंपेयर्ड टू बेंजाइलिक मोड्स। कम स्टिक वाइज ना बताओ क्या है क्वेश्चन तो दिखाई नहीं सेक्शन बी में assumption reason था कि जो the order of a reaction तो सही है one of the reactants can be non-individual तो वो correct explanation कैसे हुआ समझ नहीं देखिए क्वेश्चन बताएंगे ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ nucleophilic substitution और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो हम लोग पहले बात किए थे कि कभी भी अगर आपका न्यूक्लियोफाइल का सबस्ट्रेट से किसी को भी सब्स्टिट्यूट करता है तो क्या बोलेंगे उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये हमारे पास दो टाइप का हो गया एक एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक हो गया आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका दो टाइप का एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एरोमेटिक। सिंपली यू कैन से यह एलिफैटिक कंपाउंड में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट करता है तो बोलेंगे वहां क्या हो रहा है एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। से मान लो ये CH3Cl प्लस aqueous KOH that gives us here CH3OH plus A plus plus Cl minus aqueous। अब देखो ये आपका सबस्ट्रेट है ये
और यहाँ जो सबस्ट्रेट है उसमें हमारे पास जो क्लोराइड है उसको हमारे पास कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए वी कैन से कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है वो क्लोराइड को क्या किया, डिस्प्लेस किया या सब्स्टिट्यूट किया, तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और सबस्ट्रेट आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये आपका एलिफेटिक कंपाउंड है, इसलिए हम लोग बोलेंगे आप कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मान लो कि अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो क्या बोलेंगे उसको, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मान लो क्लोरोबेंजीन है, इसको हम लोगों ने क्या किया, NH के साथ ट्रीट किया अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। In that case, we get here the phenol plus NaCl-. तो आप कह सकते हो कि कौन हो गया सबस्ट्रेट, क्लोरोबेंजीन हुआ कि नहीं, तो ये सबस्ट्रेट हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, जिसमें आपका जो क्लोराइड है ना, जो क्लोराइड है उसको हमारे पास कौन रिप्लेस किया, न्यूक्लियोफाइल या कोई और, न्यूक्लियोफाइल है ना। तो OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या किया, क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट किया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। और ये जो क्लोराइड जो हमारे पास अटैच है वो एरोमेटिक रिंग से अटैच है या क्या है, हाँ, इसलिए आपका सबस्ट्रेट हो गया एरोमेटिक। जैसे एरोमेटिक रिंग से क्लोराइड को OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए वी कैन से कि यहाँ पे क्या हुआ, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ या एरोमेटिक। यही हम लोग याद रखना है कि कभी भी अगर न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूशन करता है तो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और कभी भी अगर आपका न्यूक्लियोफाइल अगर एरोमेटिक रिंग से किसी को भगाता है बोलेंगे उसको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलिफेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन हुआ है बाय न्यूक्लियोफाइल, तो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक, और एरोमेटिक कंपाउंड में क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट किया गया है बाय न्यूक्लियोफाइल, जिसे इट इज अ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये हमारे पास दो टाइप का है, मेनली दो टाइप का है, एक SN1 और एक SN2, एक SN1 है और एक SN2, जनरली दो टाइप का। और यहाँ पे ये जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो भी दो टाइप का है। One is your addition elimination mechanism, and another one is your elimination addition mechanism. इससे कभी भी एलिफेटिक कंपाउंड में अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो या तो उसमें SN1 हो रहा होगा या तो SN2 हो रहा होगा। और SN1 मतलब ये जो 1 है ना या जो 2 है वो बताता है मॉलिक्यूलरिटी, ये 1 या 2 जो है वो क्या बताती है, मॉलिक्यूलरिटी। कभी भी अगर मैकेनिज्म लिखा हुआ है ना ये 1 और 2 में से क्या बताएगी, मॉलिक्यूलरिटी। इसे इसको लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, इट इज योर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। और अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो या तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा या तो एलिमिनेशन एडिशन, जो बात में बात करेंगे। तभी हम लोग का फोकस एरिया होगा SN1 SN2। अब देखो कि SN1 SN2 मैकेनिज्म जो है वो कैसे होता है वो पहले देखेंगे, फिर देखेंगे कब होता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, है ना। एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें या तो SN1 होगा या तो SN2। देखो जैसे मान लो तो ले रहे हैं यहाँ पे CH3Cl प्लस KOH, ये दे रहा है हमारे पास CH3OH प्लस KCl। अब बताए थे कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव स्पीशीज को डिस्प्लेस करेगा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिव को और न्यूट्रल न्यूट्रल को करेगा, और चार्ज हमेशा कंजर्व होगा नेगेटिव नेगेटिव को, पॉजिटिव पॉजिटिव को और न्यूट्रल न्यूट्रल। वो ये दोनों केस में हमारे पास जो है सबस्ट्रेट कौन है, तो यहाँ सबस्ट्रेट हो गया मिथाइल क्लोराइड, पहचान पाते हैं कि नहीं, ये भी कंफ्यूजन हो रहा है।
और यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट कौन हो गया आपका मीथेन। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बोथ द केसेस सबस्ट्रेट में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एंड द सब्स्टिट्यूशन इज डन बाय व्हॉम, Voicemail, which is a nucleophile or not। इसमें in both the cases हमारे पास क्या हो रहा है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल आपका OH नेगेटिव है वो सबस्ट्रेट में सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। अगर पहले केस में देखो कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो सबस्ट्रेट में क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट किया, और सेकंड केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो मीथेन में इसको सब्स्टिट्यूट किया हाइड्राइड को, है ना। और न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के जिस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करता है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको, लिविंग ग्रुप। इसलिए आप कहोगे कि यहाँ लिविंग ग्रुप कौन हो गया, बोलो क्लोराइड। क्लोरीन क्या होता है, और यहाँ आपका लिविंग ग्रुप कौन हुआ, बोलो जिसको सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे है लिविंग ग्रुप क्लोराइड और यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप क्या है, हाइड्राइड। बात यह है कि लिविंग ग्रुप नाम है लिविंग ग्रुप, इसको हम लिखेंगे Lg। तो लिविंग ग्रुप का मतलब हो गया सिंपली दैट एटम या ग्रुप ऑफ एटम which is substituted by nucleophile, not rectophile, not Fedical। लिविंग ग्रुप जो है कंसेप्ट जो है हमेशा किसके लिए है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो दैट एटम या ग्रुप ऑफ एटम which is substituted by nucleophile from substrate is called what, living group। इसलिए सबस्ट्रेट का वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसको कौन लात मार के बाहर निकाले, न्यूक्लियोफाइल से, क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। अब देखो that atom or group of atom which is substituted by nucleophile from substrate is called living group, and it is always bonded to carbon, है ना। तो जो भी लिविंग ग्रुप होगा ना सबस्ट्रेट में किससे बॉन्डेड होगा, कार्बन एटम से, है ना। हमेशा कार्बन एटम से लिविंग ग्रुप आपका बॉन्डेड हो। जैसे आप देखो यहाँ पे जो आपका लिविंग ग्रुप जो क्लोराइड है वो किससे बॉन्डेड है, कार्बन से बॉन्डेड है। या लिविंग ग्रुप जो हाइड्राइड होगी किससे बॉन्डेड है, इसलिए हमेशा लिविंग ग्रुप सबस्ट्रेट में किससे बॉन्डेड होगा, कार्बन से। जिसको अगर न्यूक्लियोफाइल अगर रिप्लेस कर देगा तो बोलेंगे वहां पे वो किस तरह काम कर रहा है, लिविंग ग्रुप। अब देखो कि जो लिविंग ग्रुप है वो दो तरह का हो गया। तो लिविंग ग्रुप इज ऑफ टू टाइप, वन इज योर गुड, अच्छा लिविंग ग्रुप, एंड अदर वन इज योर पुअर या बैड लिविंग ग्रुप। जिसको न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर पाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिविंग ग्रुप। जिसको न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। और जिसको इजीली सब्स्टिट्यूट कर देगा उसको बोलेंगे गुड लिविंग ग्रुप। जैसे जो भी गुड लिविंग ग्रुप है दे आर इजीली सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। जिसको न्यूक्लियोफाइल आराम से सब्स्टिट्यूट कर देगा, भगा देगा, उसको क्या बोलेंगे, गुड लिविंग ग्रुप है। और ऑब्वियसली बात है कि जो आपका पुअर लिविंग ग्रुप है इट इज डिफिकल्ट टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, डिफिकल्ट टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, तो लोग क्या बोलेंगे, पुअर लिविंग ग्रुप। तो आप देखो कि जो गुड लिविंग ग्रुप है उसमें कह रहा है कि ऐसा कोई भी लिविंग ग्रुप जिसको न्यूक्लियोफाइल आराम से सब्स्टिट्यूट कर दे, जैसे जो भी आपका गुड लिविंग ग्रुप होगा वो कार्बन के साथ लूजली बॉन्डेड हो। इसलिए सच लिविंग ग्रुप्स are loosely bonded, such living groups are loosely bonded by carbon atom। तो सोच के देखो अगर कार्बन एटम के साथ अगर कोई लिविंग ग्रुप अगर लूजली बॉन्डेड है तो उसको न्यूक्लियोफाइल आराम से डिस्प्लेस कर पाएगा डिफिकल्टी से, ऐसे से होता है गुड लिविंग। और ऑब्वियसली बात है कि जो टाइटली बॉन्डेड होगा वो क्या हो जाएगा, पुअर लिविंग ग्रुप। इसलिए सच लिविंग ग्रुप्स आर टाइटली बॉन्डेड बाय कार्बन, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट।
अब बात यह है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है कि पुअर। तो पहली बात है कि जो भी लिविंग ग्रुप्स होगा वो हमेशा आपको अनायन के फॉर्म में रिप्लेस होगा या कटायन के फॉर्म में? अनायन के फॉर्म में, मतलब कंजुगेट बेस के फॉर्म में। इससे बोलता है कि गुड लिविंग ग्रुप्स आर weak conjugate bases. Good living groups are weak conjugated bases. इसलिए कंजुगेट वर्ड यूज कर रहे हैं कि लिविंग ग्रुप हमेशा रिप्लेस होगा अनायन के फॉर्म में। अनायन क्या होता है? कंजुगेट बेस होता है किसी बेस चीज का, ये क्या होता है? इसलिए गुड लिविंग ग्रुप्स आर वीक कंजुगेट बेस। इसे याद रखना है कि जितना आपका कंजुगेट बेस वीक होगा उतना वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्योंकि अगर कंजुगेट बेस अगर वीक अगर है तो उसका मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम? वीक है। वीक अगर है तो रिएक्टिविटी कम है, इसलिए हमारे पास उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इसलिए जितना आपका कंजुगेट बेस वीक होगा उतना स्टेबल होगा, इसलिए उतना क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप। इसलिए कोई भी अगर आपका कंजुगेट बेस अगर वीक अगर है तो मतलब रिलेटिवली इट इज स्टेबल और स्टेबल। इसलिए जितना लिविंग ग्रुप आपका वीक कंजुगेट होगा उतना वो स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी कम होगी, इसलिए उस केस में उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगा ज्यादा। तो ऐसे में सोचो, मान लो ये Cl लिखे और यहाँ हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल दिया, तो यहाँ बन गया आपको CNU प्लस L माइनस। अब कहता है कि ये लिविंग ग्रुप आपका गुड कब होगा? जब ये आसानी से रिप्लेस होगा। आसानी से कब रिप्लेस होगा? जब रिप्लेस होने के बाद ये सॉल्यूशन में स्टेबल रहेगा और स्टेबल, क्योंकि हर चीज के पीछे लॉजिक क्या है? स्टेबिलिटी। इससे जितना ये लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा इसका फॉर्म होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो मतलब वो कार्बन के साथ मतलब लूजली बॉन्डेड होगा। इसका मतलब कि वो किस तरह काम करेगा? गुड लिविंग ग्रुप या पुअर। इसलिए तो याद रखना है कि कभी भी कोई भी कंजुगेट बेस जितना हमारे पास वीक होगा, कोई भी कंजुगेट बेस जितना आपका वीक होगा उतना वो क्या होगा? बोलो, स्टेबल होगा। इसका उसका फॉर्म होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, इसलिए वो अपना अच्छा क्या होगा? गुड लिविंग ग्रुप या पुअर। ये समझे इसको सब लोग? जिसे हमेशा रखना है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी हमेशा वो देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के टर्म। इसे जितना बेस वीक होगा उतना वो स्टेबल होगा, इससे उसका फॉर्म होने का टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा, इसलिए आराम से न्यूक्लियोफाइल्स को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इसे उतना अच्छा क्या होगा? वो लिविंग ग्रुप। समझे इसको? अच्छा, ये हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कंजुगेट बेस, पढ़े हम लोग, एंड वीक एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। और जितना वीक कंजुगेट होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप होगा। और जितना आपका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना वो अनस्टेबल होगा, इससे उसका फॉर्म होने का टेंडेंसी कम होगा, उतना कार्बन के साथ टाइटली बॉन्डेड होगा, तो उतना क्या होगा? आपका पुअर लिविंग ग्रुप। अगर वीक अगर आप हैं तो इसका आप कुछ करेंगे नहीं सॉल्यूशन में, मतलब आप स्टेबल हैं। Cl स्टेट में जितना स्टेबल था उससे L माइनस में ज्यादा स्टेबल हो गया। Cl हो गया जितना स्टेबल था, मतलब उसमें नहीं, रिलेटिव कंपैरिजन होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन हो गया? तो न्यूक्लियोफाइल तो आकर उसको भगा रहा है ना, तो थोड़ी भाग जाएगा। हो गया? अब देखो कि हमारे पास जो है पहले वाले केस में लिविंग ग्रुप कौन है? क्लोराइड है। तो पहले वाले केस में आपका लिविंग ग्रुप है क्लोराइड, और दूसरे वाले केस में लिविंग ग्रुप कौन है? हाइड्राइड है ना? है ना? पहले वाले में, तो पहले वाले में लिविंग ग्रुप क्लोराइड है, सेकंड वाले में आपका लिविंग ग्रुप हाइड्राइड है। अच्छा, क्लोराइड जो है इट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ HCl, और जो आपका हाइड्राइड है इट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ वाटर, है ना? तो यही करेगा, यही करेगा। वो जो है लगता है कि तुम लोग जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है, हो गया पीक पहुंच गया, अब डाउनफॉल हो रहा है ना, एक्टिवेशन इसी ग्राफ हो रहा है। किसी भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर में कितना डिफरेंस होता है? प्रोटॉन का। प्रोटॉन लगाएगा तो क्या बनेगा? H2 बनेगा कि वाटर बनेगा? H2 बनेगा। इसलिए हाइड्राइड इज अ कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि किसी भी कंजुगेट पेयर्स में सिर्फ प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, तो फिर पढ़ाना पड़ेगा।
इसलिए इसका कंजुगेट बेस कौन, ये कंजुगेट बेस हो गया HCl का, और ये कंजुगेट बेस हो गया किसका, हाइड्रोजन का। अब देखो तो HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HCl आपका जो है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं, जबकि आपका जो हाइड्रोजन है इट इज एक्सट्रीमली वीक एसिड, मतलब एसिड ही नहीं बेचारा ये, हाइड्रोजन देता है प्लस, मतलब इट इज एक्सट्रीमली वीक, मतलब महावीक एसिड। इसलिए आप कह सकते हो कि चूंकि हाइड्रोजन जो है एकदम से एसिड है ही नहीं, जब वो एसिड ही नहीं है या है भी तो महावीक एसिड है, तो उसका एक कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ही नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। जबकि आपका जो क्लोराइड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, इसलिए क्या होगा, वीक कंजुगेट बेस होगा कि नहीं, इसलिए आप कहोगे वीक है मतलब स्टेबल है, और ये हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग है मतलब अनस्टेबल है। इसलिए आप कह सकते हो कि हमारे पास जो क्लोराइड है वीक है, मतलब ये गुड लिविंग ग्रुप हुआ कि नहीं, मतलब ये कार्बन के साथ रिलेटिवली लेस टाइटली बॉन्डेड होगा एज कंपेयर टू व्हॉम, हाइड्राइड। इसलिए आपका जो हाइड्राइड है इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। कभी भी अगर आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखना है ना, तो याद रखना है कि लिविंग ग्रुप्स आर कंजुगेट बेसिस, और जितना लिविंग ग्रुप वीक कंजुगेट बेस होगा उतना वो क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब उतना क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप। और कैसे देखेंगे कि वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड बना के देखेंगे, कंजुगेट बोल रहे हैं ना, तो हमेशा क्या करना है, एसिड बना के दिखना है। जितना आपका लिविंग ग्रुप वीक होगा कंजुगेट, उतना वो गुड होगा, और जितना हमारे पास कंजुगेट बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना वो क्या होगा, पुअर होगा। और वीक कंजुगेट है कि स्ट्रॉन्ग कंजुगेट देख लेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। इसलिए आप देखो कि हमारे पास जो है इस केस में जो पहला वाला हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये फिजिबल है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, जबकि ये वाला हमारे पास नॉट स्पॉन्टेनियस, मतलब ये फिजिबल नहीं है। तो पहला वाला फिजिबल हो रहा है और ये आपका फिजिबल नहीं है। तो हम लॉजिकली कह सकते हैं कि पहले वाले केस में फिजिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे हमारे पास ये फिजिबल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बोलो, पुअर लिविंग ग्रुप। क्योंकि पुअर हो गया इसलिए कार्बन के साथ हाइड्राइड क्या है, एकदम टाइटली बॉन्डेड है, इससे क्या उसको न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर पाएगा, इसलिए फिजिबल नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे क्लोराइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इससे इसको आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए हमारे पास जो है क्लोराइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इससे कार्बन से लूजली बॉन्डेड है, इससे आराम से इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करके रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। इसलिए क्या आता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका तभी हो पाएगा जब सबस्ट्रेट के पास गुड लिविंग ग्रुप हो। गुड लिविंग ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफाइल उसको आराम से रिप्लेस कर सकता है, और अगर हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो होगा। इसलिए हम लोग को मीथेन वगैरह में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखता, उसमें होता है फ्लूइड का सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जो अल्काइल हैलाइड्स में हैलाइड्स का गुड लिविंग ग्रुप, जो सब में क्या दिखता है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए किसी भी जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने का एक कंडीशन हो गया कि सबस्ट्रेट मस्ट हैव व्हाट, गुड लिविंग ग्रुप। इसलिए कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया कि सबस्ट्रेट मस्ट हैव कैसा, इसलिए याद रखना है कि हमारे पास जो है पहला कंडीशन तो हो गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप तो चाहिए, और उसके बाद लिविंग ग्रुप में भी क्या चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब दैट पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट which is bonded to carbon which can be substituted by the attack of what, न्यूक्लियोफाइल, और साथ में रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल तो होना चाहिए। अब रिएजेंट में तुम न्यूक्लियोफाइल दोगे नहीं, बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए, होगा। इसलिए रिएजेंट मस्ट कंटेन न्यूक्लियोफाइल। अगर ये दो कंडीशन अगर आपका सेटिस्फाइड है तो उस केस में लोग क्या करा देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आराम से हो सकता है ना। तो पहली बात देखो कि जो भी हैलाइड्स है दे आर द कंजुगेट बेस ऑफ व्हॉम, हैलाइड एज अ लिविंग ग्रुप, तो ये सब कंजुगेट बेस किसका है बोलो, HX का है ना, और HX तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए हमारे पास का जो ये कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक कंजुगेट होगा।
और बी कंजुगेट है तो लिविंग ग्रुप की तरह जब ये काम करेगा तो गुड होगा या क्या होगा? गुड होगा। वही हम लोग को याद रखना है कि जो भी हलाइड्स है दे आर गुड लिविंग ग्रुप्स। व्हाई? बिकॉज दे आर द वीक कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HX। इसलिए हलाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप। इसलिए अल्काइल में हलाइड जो है गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए इसमें हम लोग आराम से क्या करा सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बस यही कि न्यूक्लियोफाइल देना हो, जैसे अल्काइल में न्यूक्लियोफाइल देंगे तो आराम से उसको डिस्प्लेस कर पाएगा बिकॉज दे आर गुड लिविंग। समझे इसको मतलब? हो गया? अब देखो मान लो हलाइड्स में जाते हैं ना, तो हलाइड्स में वी आर हैविंग द आयोडाइड, वी आर हैविंग द ब्रोमाइड, वी आर हैविंग द क्लोराइड एंड वी आर हैविंग द फ्लोराइड। अब इनका हम लोग को देखना है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो हमेशा हम देखेंगे कि जितना आपका लिविंग ग्रुप वीक कंजुगेट होगा उतना वो क्या होगा? गुड होगा। और वीक कंजुगेट स्ट्रॉन्ग तो एसिड के स्टैंडर्ड टर्म में देखेंगे। इसलिए आयोडाइड इज अ कंजुगेट बेस ऑफ HI, it is a conjugate base of HBr, it is a conjugate base of HCl, and it is a conjugate base of HF। और जानते हैं कि हमारे पास जो है आपको इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI है। तो रिलेटेड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इसलिए HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, कंजुगेट बेस सबसे वीक होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस तरफ जाने पे कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है। इससे लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ रहा है। Hence, living group ability increases। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि हमारे पास हलाइड्स में अगर बात करेंगे तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हो गया? आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। अगर कैटेगराइज करेंगे ना, जब कैटेगराइज करती तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी हो गया। और जब कैटेगराइज करोगे तो आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड इसको रखते हैं गुड लिविंग ग्रुप कैटेगरी में। गुड लिविंग ग्रुप कैटेगरी में, कैटेगरी। और फ्लोराइड को रखते हैं पुअर लिविंग ग्रुप कैटेगरी में। इसे हलाइड्स में तो सबसे अच्छा हो गया आपका आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। इसमें क्या है कि आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड आर कैटेगराइज्ड एज गुड लिविंग ग्रुप एंड फ्लोराइड इज कैटेगराइज्ड एज पुअर लिविंग ग्रुप। हाइड्रोअल्केन, हाइड्रोअरीन, हाइड्रोकार्बन सब इंटरमिक्स्ड है, याद रखिएगा। हो गया? अब देखो कि जो सबसे अच्छा जो आपका लिविंग ग्रुप है वो है ट्रिफ्लेट आयन। दिस इज योर ट्रिफ्लेट आयन। तो ट्रिफ्लेट आयन जो है इसको बोलते हैं सुपर लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप का ये बाप है। इट इज योर सुपर लिविंग ग्रुप। क्योंकि देखो ये किसका कंजुगेट बेस है? सल्फोनिक एसिड का है। और जो भी आपका सल्फोनिक एसिड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक वाला वीक है, लेकिन जो आपका सल्फोनिक है वो स्ट्रॉन्ग है। एक तो देखो सल्फोनिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और साथ में हमारे पास क्या है कि 3 फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग आयोडाइड भी तो पड़ रहा है। इसे खुद में ये स्ट्रॉन्ग है और साथ में क्या पड़ा है? 3 फ्लोराइड का स्ट्रॉन्ग आयोडाइड पड़ रहा है। इसलिए हमारे पास ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कि नहीं? ये खुद स्ट्रॉन्ग, ऊपर से 3 आयोडाइड ग्रुप भी फ्लोरीन वाला, इसलिए काफी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक? इसलिए जो कंजुगेट बेस है ट्रिपलेट वो बहुत वीक होगा। और बहुत वीक होगा लिविंग ग्रुप क्या होगा? बहुत अच्छा होगा या खराब होगा? इसको नाम दिया गया सुपर लिविंग। और इसको शॉर्ट में दिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं OTF। OTF OTF। उसका देखो ट्रिपलेट के बाद आपका आता है टोसाइलेट।
ये भी देखो सल्फोनिक का कंजुगेट है, तो सल्फोनिक का जो कंजुगेट्स होता है ना सब अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये बेसिकली है टोसाइलेट है। बेसिकली क्या है, पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का कंजुगेट है, पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का कंजुगेट है, इसलिए इसको लोग क्या बोल रहे हैं, टोसाइलेट। टॉलविन से आया हुआ, और इसको लिखते हैं ऐसे रिप्रेजेंटेड ओटीएस। ये भी लिविंग ग्रुप अच्छा है, लेकिन डिफरेंस से क्या है, थोड़ा सा कम अच्छा, पर है गुड। तो साइलेट के बाद आता है आपका मेसिलेट, किया गया CS3, सब सल्फोनिक वाला जितना भी होता है सब गुड कंजुगेट बेस है। तो ये हो गया आपका मेसिलेट। उसको लिखते हैं OMS। ये सब क्या है, गुड लिविंग ग्रुप कैटेगरी में। तो टोसाइलेट, ट्रिफलेट, टोसाइलेट, मेसिलेट। उसके बाद फिर आता है आपका आयोडाइन, फिर आता है आपका ब्रोमाइड। ये सब भी गुड है, लेकिन ये सबसे थोड़ा कम गुड है। तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, और सबसे इधर कौन चला गया, फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड के बाद आपका एसीटेट। दोनों एसीटेट इसके बाद क्यों आया, तो किसका कंजुगेट बेस है, HF का है, और ये एसिटिक एसिड तो वीक है, और रिलेटिवली HF तो स्ट्रॉन्ग। जिसका कंजुगेट बेस वीक होगा, और एसिटिक एसिड तो वीक एसिड का कंजुगेट बेस एसिटेट इसके बाद आए। उसके बाद आपका आ गया अल्कोक्साइड। अरे वो क्या, अल्कोक्साइड किसका कंजुगेट बेस है, अल्कोहल का है। अल्कोहल भी वीक एसिड है कि नहीं, वाटर से भी वीक था, तो अल्कोहल आपका वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग। अरे रिलेटिवली कंपेयर कर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट है, और ये अल्कोहल का, तो कार्बोक्सिलिक अल्कोहल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, हाँ, इसलिए उसका कंजुगेट वीक होगा। अल्कोहल वीक है रिलेटिवली, इसलिए उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग। इसके बाद देखो अमाइड आएगा, अमाइड। अमाइड कंजुगेट किसका हो गया, इसका कंजुगेट अमोनिया, तो अल्कोहल से वीक था, इसलिए ये सब किसने चलाएगा, बैड लिविंग ग्रुप, सब जो है पुअर लिविंग ग्रुप है। फ्लोराइड, एसीटेट, अल्कोक्साइड, अमाइड, ये सब क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप में है ना, ये सब। All of these are in the category of poor living. ये हम लोग को याद रखना है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी है ना मोटा मोटी, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि सबसे अच्छा हलाइड में कौन है, और चूंकि हलाइड मतलब अल्काइड में गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए उसमें आराम से हम लोग क्या करा सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OMS लिविंग ग्रुप एबिलिटी को हाइड्रो मतलब एनायन का हाइड्रोसिस डिफरेंट का क्वेश्चन होगा, जब हाइड्रोसिस एनायन का जितना स्ट्रांग होगा उतना तो लिविंग ग्रुप होगा। हो गया। इसे आपसे देखो, मान लो पूछा जाए कि CS3OH, ठीक है, CS3I, CS3OSO, दूसरा है हमारे पास CS3 अब बताइए कि पहले वाले में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वर्ड लिविंग ग्रुप है ना, हाइड्रोक्साइड, या लिविंग ग्रुप कौन है, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, क्यों,
वाटर कंजुगेट है ना, वाटर तो वीक एसिड है, जैसे वाटर आपका जो है वीक एसिड है, इसलिए उसका कंजुगेट बेस हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। जैसे हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड हूँ। इससे पुअर लिविंग ग्रुप एसेस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? होगा क्यों? मतलब यहाँ लिविंग ग्रुप ये हो गया ना ओटीएस, लेक्टस इसको ऐसे लिखते हैं मिथाइल ओटीएस, है ना, ये पूरा ओटीएस। इसे लिविंग ग्रुप गुड है कि नहीं? इसे आराम से इसमें हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस ओटीएस को सब्स्टिट्यूट करेगा। व्हाट अबाउट द थर्ड केस? होगा क्योंकि इसमें भी क्या प्रेजेंट है, आयोडाइन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए इसमें आराम से हो सकता है। And what about the fourth? क्यों? Inside है ना, तो बेसिकली ईथर है, तो ईथर में कभी नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस तरह से। जैसे कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो पहला आपका कंडीशन क्या है? इसमें क्या होता है कि अल्कोहल में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और इसके लिए एसिडिक कंडीशन लेना पड़ेगा। जब हम लोग यहाँ पे जब अल्कोहल को जब एसिडिफाई कर देते हैं ना, अल्कोहल को जब हम लोग एसिडिफाई कर देते हैं, तब उस केस में वो OH जो है वो बन जाता है गुड लिविंग ग्रुप, समझे? तो क्या अल्कोहल को अगर हम लोग एसिडिफाई कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। एसिडिक मीडियम अल्कोहल जब प्रोटोनेट हो जाएगा तो O के ऊपर क्या आएगी, प्लस चार्ज आएगी, और जब प्लस चार्ज आएगी तो उस केस में ये हमेशा भागना चाहेगा, क्योंकि भागने के बाद न्यूट्रल होकर क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसलिए जब अल्कोहल को जब एसिडिफाई कर देते हैं तब OH ग्रुप क्या हो गया, प्रोटोनेट हो गया, और प्रोटोनेट होने के बाद हमेशा भागना चाहेगा ताकि न्यूट्रल होकर क्या हो जाए, इसलिए इसकी भागने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए काम करने लगे। प्रोटोनेट होने के बाद OH विल बी गुड लिविंग ग्रुप। जैसे अल्कोहल में अगर हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराना है तो डायरेक्टली करा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एसिडिफाई करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम में डालेंगे, और जब एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो इसको प्रोटोनेट होने की वजह से H2O+ बन जाएगा गुड लिविंग ग्रुप, जिससे आराम से हम लोग करा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। गुड लिविंग ग्रुप नहीं है तो कभी नहीं होगा। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब कार्बन के साथ क्या लूजली बॉन्डेड होगा, यहाँ पे जैसे O के ऊपर प्लस चार्ज आएगा पूरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ताकि न्यूट्रल होकर के या चार्ज को कम करके क्या होगा, स्टेबल, इसलिए बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा। न्यूट्रल होना चाहेगा ना, न्यूट्रल होने का क्या उपाय है, कार्बन का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जब ये कार्बन का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा न्यूट्रल होने के लिए, चार्ज को कम करने के लिए, तब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इससे आराम से सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। हो गया? ये तो हो गया कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये हम लोग को समझ आ रहा है कि अल्काइल हाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे अल्काइल कभी भी अगर न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो उसमें आराम से क्या करा देंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक reaction of alkyl halide is nucleophilic, इसलिए one of the characteristic reaction, all reaction देता है alkyl halide, ऐसा नहीं है, पर one of the characteristic reaction of alkyl halide is nucleophilic substitution due to presence of what, प्रेजेंस ऑफ गुड लिविंग ग्रुप। इसलिए कभी भी अल्काइल हाइड है और साथ में क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, वो आप लोग क्या करा देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये है कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसी भी अल्काइल हाइड में हम लोग कराते हैं, उसमें अब दो बातें होंगी, या तो उसको SN1 मैकेनिज्म से हो रहा हो या तो SN2। ये तो क्लियर है, क्या अल्काइल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं आराम से बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जब देंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और उस जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो या तो वो भाया SN1 हो रहा होगा या तो भाया SN। SN हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और SN2 क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। अब देखो ये जो SN1 मैकेनिज्म है वो हमारे पास 2 स्टेप मैकेनिज्म है।
लेकिन आपका जो SN2 मैकेनिज्म है इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। तो एक तरह से कहोगे कि ये कॉम्प्लेक्स हो गया और ये वाला क्या हो गया, एलिमेंट्री हो गया। इसलिए हमारे पास जो SN1 में हमारे पास रिएक्शन लिमिट आएगी, कितना आएगी, 1 आएगी, और वो आती है कार्बोकेटायन। इसलिए SN1 में हम लोग क्या जनरेट करेंगे, कार्बोकेटायन। और जो आपका SN2 मैकेनिज्म है तो एक ही स्टेप का है, इससे कोई रिएक्शन इमीडिएट कार्बोकेटायन आएगी, तो नो रिएक्शन इमीडिएट लाइक कार्बोकेटायन जैसा कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, अभी हम लोग को याद रखना पड़ेंगे कि कार्बोकेटायन बताए भी थे, कार्बोकेटायन इज द ओनली रिएक्शन इंटरमीडिएट व्हिच इज हैविंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजिंग। जैसे जब SN1 होगा देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पे होगी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि होगा ही होगा, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। जबकि हमारे पास में कोई कार्बोकेटायन है नहीं, और जब तक कार्बोकेटायन आएगा नहीं तो अरेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए इट इज हैविंग नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। अब देखते हैं कैसे होगा। ऐसा लोग करना है कितने स्टेप में, 2 स्टेप में, और आपका SN2 एक ही स्टेप में। सर एक मिनट पेज को मिनिमाइज कर दीजिए ना प्लीज। ओके सर, डन, थैंक यू सर। तो बायो देखते हैं SN1, फिर देखते हैं SN। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अरे वो जो SN1 मैकेनिज्म है वो हमारे पास कितने स्टेप में बोला गया, 2 स्टेप में। जैसे मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी टेक द डॉट बुटाइल क्लोराइड, डॉट बुटाइल क्लोराइड, टॉर्शी बुटाइल क्लोराइड, और उसको ट्रीट कर रहे हैं विथ aqueous KOH. In that case, there is a formation of CS3C, CS3, CS3OH plus AC. यहाँ पे क्या दिख रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं? ये जो सबस्ट्रेट है वो कितना डिग्री अल्काइल हाइड है, 3 डिग्री है, और सबस्ट्रेट जो आपका 3 डिग्री अल्काइल हाइड है उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल OH ने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया। अब देखते हैं कि कैसे हुआ, और यहाँ SN1 हो रहा है ना। क्यों हो रहा है SN1 तो बात की बात है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, SN1 मतलब कैसे हो रहा है। तो जब भी आपका SN1 मैकेनिज्म होगा तो कितने स्टेप का होगा बोलो, 2 स्टेप। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो सॉल्वेंट हमारे पास कौन है, आपका वाटर है। और ये जानते हैं कि जो वाटर जो सॉल्वेंट वो हाईली पोलर है कि नहीं, कि वाटर जो आपका सॉल्वेंट है वो हाईली पोलर है या पोलर है, हाईली पोलर सॉल्वेंट है ना। इसलिए वाटर हाईली पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से ये पोलर बॉन्ड को आयनाइज कर सकता है कि नहीं, तो हाईली पोलर से पोलर बॉन्ड को आयनाइज। और आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे देखो कि पहली बात तो आपको फंक्शनल ग्रुप या लिविंग ग्रुप, एक ही बात है कि फंक्शनल ग्रुप या लिविंग ग्रुप जिस कार्बन स्टैट्स उसको बोलेंगे अल्फा, और उसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा। ये सब जानते हैं नोमेनक्लेचर। अब देखो कि हमारे पास जो है CCl बॉन्ड आपका पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है, क्योंकि क्लोरीन इज हाईली ट्रेड एज कंपेयर टू कार्बन, तो CCl बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। और सॉल्वेंट भी आपका हाईली पोलर है कि नहीं, इसलिए जो आपका हाईली पोलर सॉल्वेंट है वो इस पोलर बॉन्ड को क्या करेगा, आयनाइज करेगा या नहीं, आयनाइज करेगा। लेकिन हम जानते हैं आयनाइज करने का मतलब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराएगा या होमोलाइटिक, इसलिए आपका जो आपका हाईली पोलर सॉल्वेंट है वो CCl बॉन्ड क्या करेगा बोलो, आयनाइज कराएगा, मतलब आयन में तोड़ेगा।
और आयन में तोड़ने का मतलब कौन सी क्लीवेज कराएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज। लेकिन ये भी याद रखिए कि बॉन्डिंग मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज अ स्लो प्रोसेस और अ फास्ट स्लो प्रोसेस। एकदम से कभी बॉन्ड नहीं टूटता है, ऐसा नहीं होगा टर्न उठाए पानी में डालेंगे एकदम से बॉन्ड टूट गया। जो भी ब्रेकिंग या फॉर्मिंग है सब क्या है आपका स्लो प्रोसेस है कि नहीं। इसलिए हमारे पास क्या आता है, ट्रांजिशनल स्टेट आता है। इसलिए हमारे पास क्या आता है, ट्रांजिशनल स्टेट। इसे तो रिप्लाई किया ना काइनेटिक्स में कि बिना टीएस के कोई रिएक्शन पॉसिबल है नहीं, तो बिना टीएस के नॉन ऑफ द रिएक्शन इज पॉसिबल। इसलिए क्या होगा कि टर्न उठाए को जब आप एक्वस फेज में डालोगे तो हाईली पोरस सॉल्वेंट सीसीएल बॉन्ड को क्या करेगा, आयनाइज करेगा। मतलब वाटर क्या करेगा, इस सीसीएल बॉन्ड को ऑटोमेटिक क्लीव करा रहा होगा, जिससे कि क्लोराइड दूर जा रहा होगा, जिससे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे घटा। जब ये आयनाइज होगा तो क्लोरीन अपने साथ से किसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, कार्बन का, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा ना, और यह प्लस चार्ज क्या हो। इसके हमारे पास जो है सीसीएल बॉन्ड या आयनाइज हो रहा है, पोलर सॉल्वेंट है ना, इससे आयनाइज करेगा। ये सीसीएल बॉन्ड जब आयनाइज हो रहा है तो क्लोरीन अपने साथ से कार्बन इलेक्ट्रॉन छीन के जा रहा है। इससे डॉटर बता रहा है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और ब्रेकिंग जब हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर जा रहा है, इससे नेगेटिव धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव भी बढ़ रहा है। क्लियर क्या टीएस। अब कुछ देर के बाद ब्रेकिंग कंप्लीट हो जाएगा तब ये नेगेटिव और पॉजिटिव बढ़ के क्या होगा, फुल प्लस हो जाएगा। इससे बढ़ के ये फुल प्लस और फुल माइनस। इस तरह से आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ इसका सीसीएल का। सीसीएल क्यों, वही बॉन्ड पोलर था और कोई था वही बॉन्ड आपका जो है पोलर था, इससे वही आपका आयनाइज हुआ। और ये आपका जो है ब्रेक होने के बाद बताया थे कि ट्रांजिशनल स्टेट ओवर होने के बाद अगर अनस्टेबल चीज बनता है तो बोलेंगे उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट, और टीएस ओवर होने के बाद स्टेबल चीज बनेगा तो बताओ कि ट्रांजिशनल स्टेट ओवर होने के बाद ये अनस्टेबल चीज बना है या स्टेबल, अनस्टेबल चीज, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। स्टेबल है ये, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन चार्ज भी तो है। इसलिए हमारे पास जो है ट्रांजिशनल स्टेट होने के बाद जो अनस्टेबल चीज बना, क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका मतलब कार्बोटाइन बना रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसका देखो कि जो कार्बोटाइन है वो बेसिकली काम करता है एज इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोटाइन होता है ना, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। क्यों भाई, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, प्लस भी है ना, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पे लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन रिएक्टिंग ऑलवेज एज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कार्बोटाइन बनेगा ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इस सॉल्यूशन में जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर भी है और OH माइनस भी है कि नहीं, लेकिन ऑब्वियस बात है कि किसका न्यूक्लियोफिलिक पावर ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का मतलब अटैक करने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे देखकर उसमें बॉन्डिंग चालू कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देखकर उसके साथ बॉन्डिंग चालू कर देगा। लेकिन वही कि ब्रेकिंग और फॉर्मिंग क्या है, स्लो प्रोसेस है कि फास्ट है, ऐसे धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा होगा ना, जिससे कि OH का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा और कार्बन का प्लस चार्ज कम हो रहा होगा। ये बता रहा है फॉर्मेशन है ना। इससे दो TS आए ना, इसको TS1 बोल दिए, इसको TS2 बोल दिए, समझे इसको। तो जैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ उससे सबसेक्वेंट न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, जिससे कि दोनों में क्या हो गई, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। अब उसका देखो कि जब ये TS ओवर होगा मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टेबल चीज आएगा ना, स्टेबल चीज आएगा ना, तो इससे इसको प्रोडक्ट बोलना चाहेंगे ना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट स्टेबल चीज आएगा, इसलिए इन दैट केस वी कॉल इट टू बी प्रोडक्ट। समझे इसको। यही आपका है SN1 मैकेनिज्म, और ये एक्सो है ना। सर आप क्यों बोले थे कि OH माइनस अटैक करेगा, वाटर नहीं करेगा? ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, और चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मुझसे ज्यादा है ना, जैसे किसकी इलेक्ट्रॉन देके बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज की कि न्यूट्रल की, नेगेटिव चार्ज वाला का, इसलिए वो अटैक करेगा प्रेफरेबली। ठीक है। ओके सर। अब देखो कि हमारे पास जो है ये दो स्टेप उन्होंने कंप्लीट किया है ना,
तो अब इसका हम लोग बनाते हैं एनर्जी प्रोफाइल। तो पहली बात देखो कि TS1 और TS2 पहले हम लोग देखें। पहली बात हम पढ़ चुके कैनेटिक्स में कि TS की एनर्जी RI से ज्यादा होती है और RI की ज्यादा होती है R और P से, और R और P में किसका ज्यादा होता है? डिफरेंट तो है, यहाँ पे 100 है ना, कौन ज्यादा होगा? कौन? अरे वो ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है, और जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसका मतलब वहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पे इस TS2 में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसलिए ये वाला TS में एनर्जी रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन, इससे इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इससे इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। इसलिए ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हो गया, TS1, फिर TS2 का, फिर RI का, और सबसे लोअर एनर्जी हो गया रिएक्टिव प्रोडक्ट का। इसमें कौन कम हो गया, प्रोडक्ट। ये तो हो गया है ना, और ये पता चल रहा है कि क्यों प्रोडक्ट लोअर है, बिकॉज इज एक्सोथर्मिक। अब इस बेसिस पे लोग इसका रिएक्शन प्रोफाइल बना देंगे। Sir, please pull up the board. अब इसका लोग बनाते हैं एनर्जी प्रोफाइल। अब देखो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्टेंट था, उसके बाद क्या है बोलो, TS1 आया ना। क्योंकि देखो अगर हम लोग पहले ही बात करें कि TS अगर नहीं दिखाया है तो इसका मतलब कि TS था कि नहीं था, वो तो पता कर लेते हैं ना, कहीं नया बॉन्ड बना है उसके पहले बन रहा होगा, कहीं अगर बॉन्ड टूटा है तो उसके पहले टूट रहा। अगर TS नहीं दिखाया है तो भी TS होगा, और TS1 के बाद RI आए, RI के बाद क्या है, TS2 आए, और TS2 के बाद क्या है, प्रोडक्ट। अब इसमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसका हो गया, TS1 का ना, उसके बाद TS2 हो गया, उसके तीनों से दो से लोअर हो गया कौन, ठीक है देखो तो, और उसके बाद रिएक्टेंट एंड देन, और सबसे लोअर कौन हो गया आपका, ठीक है देखो सब तो याद है ना। तो TS1 की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्म में एनर्जी लग रही है, बॉन्ड वहां पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हो गया। अब इसके बाद फ्री हैंड्स इसको मिला देंगे, ये मिल गया एनर्जी प्रोफाइल। है ना, इसमें ये हो गया रिएक्टेंट, ये पीक हो गया आपका TS1, ये हो गई RI, फिर ये हो गया आपका TS2, और फिर ये हो गई P, है ना। और बताया था जितना पहाड़ उतना स्टेप। तो आप बोलोगे कि रिएक्टेंट जब TS1 क्रॉस करेगा तो RI बनेगा, जैसे आप कहोगे कि भाई यहां से यहां तक क्या है, फर्स्ट स्टेप है, और फिर RI जब फोर्थ में कन्वर्ट होगा तो एक पहाड़ क्रॉस करेगा, ये वाला क्या हो गया आपका सेकंड स्टेप। इससे दो स्टेप का हो गया। तो पहला स्टेप में RI बनेगा और दूसरे स्टेप में क्या बनेगा, प्रोडक्ट। क्या बोलो, पहला TS पहला स्टेप, दूसरा TS दूसरा, या जितना पहाड़ क्रॉस करेंगे उतना स्टेप। तो पढ़ कर लो, जैसे दो स्टेप का हो गया। अब देखो पहले स्टेप का एक्टिवेशन देखो, तो पहले स्टेप का ये एक्टिवेशन होगा, दूसरे का कहां से कहां होगा, यहाँ से है ना, ये होगा ना, ये भी नहीं याद हो रहा है। ये हो गया पहला एक्टिवेशन, और ये हो गया आपका दूसरा। पहला पहाड़ क्रॉस करके यहाँ है, फिर दूसरा पहाड़ क्रॉस करके यहाँ जाना है ना, तो ये एक्टिवेशन। अब ये 1 और ये 2 में ज्यादा कौन है, ये 1 ये 2 में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास पहला वाला स्टेप क्या हो गया, स्लो हो गया, और दूसरा वाला स्टेप क्या हो गया, फास्ट। और स्लो ही तो RDS है, इसलिए स्लो ही आपका RDS। सर एक बार स्क्रीन मिनिमाइज कर दीजिएगा ना, ऊपर का भी दिखना है। अब देखो कि हमारे पास जो है कभी भी अगर आपको SN1 अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, तो सबसे पहले याद रखना है SN1 में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड,
है ना। कभी भी अगर आपका SN1 मैकेनिज्म है तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड, ऐसे दिखाएंगे ना, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड टू जनरेट द रिएक्शन इमीडिएट कार्बोकेटायन, है ना, ऐसे लिख देंगे। ये तो बार बार नहीं दिखाना है ना, इसलिए पहला स्टेप में हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ, बोलो हमेशा क्लीवेज होगा इलेक्ट्रोलाइटिक किधर होगा यार, लिविंग ग्रुप की तरफ होगा या आर की तरफ, क्योंकि बहुत प्रोटीन है ना। इससे पहला हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड टू जनरेट रिएक्शन इमीडिएट कार्बोकेटायन। तो पहला वाला स्टेप आपका स्लो होगा, यस सर। ARDS होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके वी कैन मेक द प्रोडक्ट। बस यही हो गया शॉर्टकट। इसे कभी भी अगर आपको SN1 दिखाना है तो हमेशा दो स्टेप में दिखाइएगा। पहला स्टेप क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड टू जनरेट रिएक्शन इमीडिएट कार्बोकेटायन, ठीक है ना ये। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ रिएरेंजमेंट। इसे दो स्टेप में, ऐसा नहीं करना है कभी भी कि SN1 कर रहे हैं और एक ही बार में लिविंग को हटा के न्यूक्लियोफाइल लगा दें, वो नहीं। उससे क्या होगा, रिएरेंजमेंट करना भूल जाएंगे। इससे दो स्टेप में जरूरी, बाकी आप लोगों की मर्जी है। कैटालिसिस ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड जनरेट रिएक्शन में कार्बोकेटायन। इसके बाद चेक कीजिए पॉसिबिलिटी ऑफ रिएरेंजमेंट, और ये तभी आप चेक कर पाएंगे पॉसिबिलिटी ऑफ रिएरेंजमेंट जब दो स्टेप में करेंगे, एक स्टेप में। हाँ, अगर एक स्टेप में मार दोगे ना तो रिएरेंजमेंट नहीं कर पाओगे, अभी आके माथा पकड़ लोगे। तो चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रिअरेंजमेंट, अगर है तो करना है, नहीं तो कोई बात नहीं। और स्टेप 2 में बस क्या करना है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके प्रोडक्ट बना देना। अब देखो, अगर ये सब होगा ना, रिएरेंजमेंट वगैरह होगा तो नंबर से बढ़ जाएगा। हो गया। तो पहला हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड टू जनरेट द रिएक्शन इमीडिएट कार्बोकेटायन। उसके बाद चेक करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ, कैसे करेंगे बताएंगे। उसका लास्ट स्टेप में करेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू जनरेट द प्रोडक्ट, और फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू जनरेट प्रोडक्ट। बस यही काम करना है आपको SN1, ये वो करना है इन द केस ऑफ SN1। ये करना है हम लोग को दो काम। तो पहला हो गया आपका ऑटोमेटिक क्लीवेज ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड टू जनरेट कार्बोकेटायन, और सेकंड में क्या करना है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू जनरेट प्रोडक्ट। अच्छा, उसमें देखो कि जो पहला स्टेप वही आपका RDS है क्या, जैसे सारा तुम जानते हैं रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, RDS, हमारा RDS। तो RDS में अगर आप देखोगे तो RDS के केस में, या जो स्लो स्टेप उसमें देखो, तो RDS के केस में आपका रिएक्शन में क्या जनरेट हो रहा है, कार्बोकेटायन। इससे कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा उसका जनरेशन उतना फास्ट होगा। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा उसका जनरेशन उतना फास्ट होगा, तो RDS फास्ट होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन भी फास्ट होगा। दूसरा देखो कि आपका जो लिविंग ग्रुप है वो RDS में जा रहा है या फास्ट में जा रहा है, लिविंग ग्रुप जा रहा है, किसमें जा रहा है। इसलिए आपको लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना जल्दी वो डिपार्ट करके कार्बोकेटायन जनरेट करेगा, तो उतना आपका SN1 क्या होगा, फास्टर होगा, स्लो होगा। इसलिए जो रेट ऑफ SN1 है वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ और लिविंग ग्रुप के ऊपर भी, इसलिए क्योंकि लिविंग ग्रुप RDS में जा रहा है। अगर लिविंग ग्रुप अगर RDS में नहीं जा करके तो उसके फास्ट में जाएगा, तो वहाँ लिविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं देगी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी रेट को तभी अफेक्ट करेगा जब वो किसमें डिपार्ट कर रहा है, RDS में। इसको दिमाग में रखना है। उसके बाद अब देखो ये जो दो स्टेप का रिएक्शन उसमें ये RDS है, और RDS की जो मॉलिक्युलरिटी होती है वही ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी होती है, और RDS की जो मॉलिक्युलरिटी है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल तो नहीं आया, न्यूक्लियोफाइल तो बेचारा कहाँ आया, मतलब सेकंड स्टेप में आया, बोले तो फास्ट में आया। इसलिए आपका जो RDS है या जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ और कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ओनली वन मॉलिक्यूल, दैट इज द सबस्ट्रेट अल्काइल है। इससे बोलेंगे कि इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 1।
इससे इसका नाम पड़ा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलेकुलर। सर वो स्टेप थोड़ा दिखाइए ना। तो बेटा कोई भी मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो रेट कभी भी हमको कंपेयर करना है तो हमेशा किस पे कंपेयर करेंगे, आरडीएस पे। अब आरडीएस में देखें क्या क्या हो रहा है, तो आरडीएस में कार्बन टाइप जनरेट हो रहा है, आरडीएस में लिविंग ग्रुप जा रहा है और आरडीएस में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसे बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी 1 इसे एसिड 1 और रेट डिपेंड करेगा अपॉन द लिविंग ग्रुप एबिलिटी एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। हो गया? हेलो सर, हां लास्ट 2 पॉइंट दिखाइए ना, आपने जो लिखा ना। लिख लेना ना अभी देखो। सर वो हाईली पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं हाँ? है? हाईली पोलर सॉल्वेंट का क्या है? पोलर सॉल्वेंट होगा तभी तो किसी भी पोलर बॉन्ड को आयनाइज करेगा, तोड़ पाएगा। नॉन पोलर कैसे तोड़ेगा? तो ऑलरेडी क्लोरीन और कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के लिए तो ऑलरेडी पोलैरिटी हाँ, इसी तो उसको तोड़ पा रहा है। और सॉल्वेंट बॉन्ड सॉल्वेंट ना ऐसे थोड़ी टूट जाएगा। जब NaCl को जब पानी में डालोगे तब ना उसका आयनाइजेशन होगा, ये खुद आयनाइज करके बैठा होगा। हाइड्रेशन के लिए बॉन्ड हाँ सर आपने जो ऑर्डर लिखा था वो सब सॉल्वेंट के लिए कर लिखा। आपने जो ऑर्डर कौन सा ऑर्डर लिखा है? लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर लिखा है हाँ वो तो सब जगह है। लिविंग ग्रुप तो अलग चीज हो गया, उसको सॉल्वेंट से मतलब नहीं। लिविंग ग्रुप का मतलब इसको न्यूक्लियोफाइल आराम से सब्स्टिट्यूट करा पाए। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ SN1 या रिएक्टिविटी ऑफ SN1 rate of SN1 या reactivity of SN1 is directly proportional to what? Stability of carbon cation as well as living group. Mainly ये दो फैक्टर है। इसलिए जितना कार्बन cation स्टेबल होगा उतना आपका SN1 फास्ट होगा और जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उतना SN1 फास्ट। तो याद रखना है कि ये प्राइमरी फैक्टर है और ये सेकेंडरी है, मतलब पहले हमेशा कंपेयर करना है हाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। जब टाइम चल जाएगा तब देखेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी। इसलिए देखो थ्री डिग्री हैलाइड ऐसा में फिर वही काम आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन टाइम, इसका ऑर्डर लिखे थे हम लोग। अब वो ऑर्डर नहीं आ जाएगा तो क्या करेंगे, क्या उल्टा करेगा एग्जाम में जाके। अरे वो ये हम लोग ले लिए अल्काइल हैलाइड है ना, तो ये आपका कितना हैलाइड है बोलो 3 डिग्री है, उसके बगल वाला 2 डिग्री है, उसके बगल वाला 1 डिग्री है। तो लोग कह सकते हैं कि इस केस में अगर हेटेरोटॉपिक क्लीवेज अगर होगा तो टर्शियरी कार्बन आएगा, यहाँ पे आपका कार्बन सेकेंडरी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे स्टेबल कौन है, इसलिए 3 डिग्री अल्काइल में SN1 सबसे फास्ट होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में रिलेटिवली फास्टर SN1 किसमें होगा, इसमें सबसे फास्ट ऑर्डर ही लिखो ना, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1। एक सेकंड कौन बताएगा आंसर, सर 4 4 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद
3 उसके बाद 2 उसके बाद 5 और कोई 4 के बाद 2 होना चाहिए फिर 1 होगा ना 4 के बाद 2 2 वाला 2 के टर्टियरी बाद फिर बाय 1 के बाद 3 और फिर 5 देगा ओके फिनाले का टाइम है ना फिनाले का टाइम तो हाईली समझ होगा ही उसमें सबसे आपको फास्ट कौन देगा 4 सीपीएम आएगा और उसके बाद हमारे पास आपका बताया था ना 1 डिग्री बेंजाली का बताया और 3 डिग्री का बताया लास्ट टेबल कौन है समझ रहे तुम्हारा क्या चल रहा है नहीं पढ़ाई कर रहा ना कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ाई किया है अपना लॉजिक लगाया बैठ के इसलिए हमारे पास 3 डिग्री का बताया ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री या 1 डिग्री बेंजाली 1 डिग्री बेंजालिक से ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री का बताया टर्ब बुटाइल कहता है 1 डिग्री बेंजालिक से क्या होगा ज्यादा स्टेबल हाँ और सीपीएम तो बहुत स्टेबल होगा इसलिए 4 फिर उसके बाद 2 फिर 1 के बाद 3 आएगा और लाइन और ये तो क्या दिखेगा बेसिकली वही है जो ऑर्डर सब लोग किए ना वही सब काम आएगा ठीक है चलिए फिर कल करेंगे हो गया ऑनलाइन उधर पीछे तो देख लो हाँ, सही है। नहीं राज कोई इसमें था है